हम जब किसी स्टॉक में पोजीशन लेते हैं तो इंडेक्स में पोजीशन लेते हैं, उस दौरान यह जरूरी रहता है कि उसकी हमें वास्तविक प्राइस पता करना। यदि हमने वास्तविक प्राइस पता करके स्टॉक पे पोजीशन ली है तो बहुत कुछ संभावना रहती है कि हम उसमें प्रॉफिट पे रहेंगे। और वास्तविक प्राइस पता करने के कुछ निश्चित फार्मूले रहते हैं, फंडामेंटल फार्मूले रहते हैं, उसके आधार पर हम उसकी वास्तविक प्राइस पता करते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है पीई रेशो। पीई रेशो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो के आधार पे हम यह देखते हैं कि अभी जो वर्तमान में स्टॉक चल रहा है उसका वास्तविक प्राइस ऐसा तो नहीं कि उसकी वैल्यू से अभी अधिक हो। तो इस वीडियो पे दोस्तों हम सीखेंगे कि पीई रेशो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे कैसे उपयोग किया जाता है। और इस पे देखिए, ऐसा नहीं कि आप पीई रेशो के आधार पे किसी भी स्टॉक को बाय करें या तो सेल करें, सिर्फ एक ही फार्मूला नहीं रहता है कि इसी आधार पे हम अपनी पोजीशन लें। इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस पे कैसे हम ट्रैप हो सकते हैं, और यदि हम ट्रैप हो रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हम जो पीई रेशो के आधार पे किसी स्टॉक पर फंसने के पहले उससे सावधानी रख सकें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। पीई रेशो को समझने के पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम यदि नई गाड़ी खरीदकर किसी ट्रैवल एजेंसी में लगाना चाहते हैं और हमें पता चलता है कि ट्रैवल एजेंसी एसी गाड़ी का 12,000 रुपये और नॉन एसी गाड़ी का 10,000 रुपये पर मंथ पे करती है। हम गाड़ी खरीदे नहीं हैं और हमें यह सब पता रहता है, तो हम यदि गाड़ी का रेट पता करते हैं, यदि एसी गाड़ी 5 लाख रुपए की आ रही है और नॉन एसी गाड़ी 4.5 लाख रुपए की आ रही है, तो उस दौरान हमारे लिए बेहतर यह रहेगा कि यदि हमें 2,000 रुपये पर मंथ अधिक कमाना है तो हम उसके लिए थोड़ी महंगी यानी 50,000 रुपये अधिक देकर एसी गाड़ी खरीदेंगे, जिससे हमें हर महीने उसकी अर्निंग ज़्यादा मिल सके। तो यह तो हो गया आपके लिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। पीई का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशो। इससे हमें पता चलता है कि यदि हमें 1 रुपया कमाना है तो हमें स्टॉक पे कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा, तब हमें 1 साल में 1 रुपया प्रॉफिट मिल सकता है। यदि किसी स्टॉक का पीई 30 है तो आप यह समझिए कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि किसी स्टॉक का पीई 15 है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 15 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आइए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी करंट प्राइस एसबीआई के शेयर का यदि हम देखें तो 444 रुपये है और उसका जो वर्तमान पीई है 10.69 है। यानी कि यदि हमें 1 रुपया कमाना है तो हमें 10 रुपया 69 पैसे खर्च करना पड़ेगा। और यदि हम 444 रुपये का स्टॉक खरीदते हैं और उसका वर्तमान पीई यदि हम देखें तो हमें 1 साल में करीब 41 रुपये का प्रॉफिट इस पे मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि यह 41 निश्चित ही हो, यह कंपनी की जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, उसके आधार पे पीई चेंज होता रहता है। पीई को आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो पीई को कैलकुलेट किया जाता है शेयर की करंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो वर्तमान में शेयर की प्राइस चल रही है उससे हम ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर को भाग दे देंगे, उससे जो आएगा रिजल्ट आएगा वह पीई कहलाता है। यदि आप इसे और सरल भाषा में समझें तो पीई बराबर एक शेयर की प्राइस बटे इनकम प्रत्येक शेयर की। पीई को समझने के लिए यहाँ हम एक ए कंपनी और एक बी कंपनी का एग्जाम्पल देखते हैं। कंपनी ए का करंट प्राइस शेयर का 150 रुपया है और ईपीएस है 10 रुपया, तो उसका जो पीई निकल कर आएगा वह आएगा 15 रुपया। इसी प्रकार कंपनी बी का जो शेयर प्राइस है वह 200 रुपये का है और ईपीएस है 20, तो यानी कि उसका पीई निकल कर आएगा 10 रुपये। अब यहाँ आपको बहुत भ्रम होगा कि आखिर ईपीएस है क्या। तो ईपीएस के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से डाल दूंगा, उसको आप पूरा डिटेल में देख लीजिएगा तो आपको पूरा ईपीएस का समझ में आ जाएगा। फिर भी बेसिक फार्मूला ईपीएस का रहता है, वह रहता है कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड बटे नंबर ऑफ शेयर, यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है उससे हम जितने भी उसके शेयर हैं उससे यदि हम कंपनी के नेट प्रॉफिट का भाग दे देंगे, उससे जो निकल कर रिजल्ट आएगा वह ईपीएस कहलाता है। तो यहाँ आपका बेसिक ईपीएस भी क्लियर हो गया, फिर भी हम इसका एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर सावधानी यह रखना जरूरी है, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल पर देखा कि कंपनी ए का जो पीई है वह 15 का है और कंपनी बी का पीई 10 का है, तो हम कौन सा शेयर बाय करना चाहिए? कंपनी ए का शेयर बाय करना चाहिए या कंपनी बी का शेयर बाय करना चाहिए? तो इसके लिए जरूरी है कि हम जब किसी शेयर के बारे में
उसका पूरा पीई यदि हम देख रहे हैं, उसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो ज़रूरी रहता है कि हम जिस सेक्टर की कंपनी को देख रहे हैं तो उसी सेक्टर की यानी उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी के साथ उसका हमें पीई देखना पड़ेगा। जब दोनों कंपनी का पीई देखेंगे तो हमें संबंधित इंडस्ट्रीज का भी पीई देखना पड़ेगा, और जब इनको हम मैच करेंगे इसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कौन से स्टॉक या कौन सी कंपनी के स्टॉक पे बाय करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले समझा कि हमें जिस कंपनी का पीई चेक करना है तो हमें उसी सेगमेंट की दूसरी कंपनी से उसको कंपेयर करना होगा, और इसके बाद हमें उसके इंडेक्स से उसका कंपेयर करना होगा, तब फिर हम इस पर पोजीशन बना सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कंपनी ए है, उसका यदि हम 3 साल का प्रॉफिट रेवेन्यू देखें, उसकी ग्रोथ देखें, तो कंपनी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है लो ग्रोथ कंपनी, दूसरी होती है हाई ग्रोथ कंपनी। यदि हम लो ग्रोथ कंपनी की बात करें तो फर्स्ट ईयर उसका ईपीएस 10 था, सेकेंड ईयर 11 था, और थर्ड ईयर यानी तीसरे साल उसका ईपीएस हुआ 12। जबकि उसका जो शेयर का प्राइस है वह फर्स्ट साल था 100 रुपया, दूसरे साल 110 रुपये हुआ, और तीसरे साल हुआ 112 रुपये। इसके बाद यदि हम इनका पीई रेशो देखें तो फर्स्ट साल पीई रेशो 10 का आएगा, सेकेंड साल भी 10 का आएगा, और थर्ड ईयर भी उसका जो पीई है वह 10 का आएगा। क्योंकि यदि हम शेयर का प्राइस देखें तो शेयर का प्राइस फर्स्ट 100, 110 और 120 है, किंतु ईपीएस पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। सेम बढ़ोतरी यानी कि 10% के हिसाब से ईपीएस बढ़ा है। फर्स्ट साल 10, सेकेंड साल 20, 11 और थर्ड ईयर 12। यानी कंपनी जो ग्रोथ की है 3 साल तक, यानी उसके जो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से जो हुई है वह हुई है मात्र 10% की। अब हम देखते हैं हाई ग्रोथ कंपनी कैसी रहती है, यानी हाई ग्रोथ कंपनी का रिकॉर्ड कैसा रह सकता है। यदि हम दूसरी बी कंपनी की बात करें, उसमें फर्स्ट साल उसका ईपीएस 10 है, दूसरे साल सेकेंड ईयर उसका 20 है, और थर्ड ईयर उसका 40 है। जबकि शेयर का प्राइस आप देखें, फर्स्ट साल 150 है, दूसरे साल यदि हम उसको कंपेयर करें 500 हो गया, और तीसरे साल 1600 रुपया हो गया। अब हमें यहाँ पीई की बात करें तो पीई फर्स्ट साल 15, दूसरे साल 25 और तीसरे साल 40 है। अब आपको यहाँ यह देखकर आप यह नहीं कह सकते कि हम कौन सी कंपनी पे इन्वेस्ट करें, यानी कि एक होती है लो ग्रोथ कंपनी, एक होती है हाई ग्रोथ कंपनी। अब देखिए हाई ग्रोथ कंपनी का पीई थर्ड ईयर 40 है, इसके बाद भी हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि अगर हम देखें तो इसका जो स्टॉक है यानी शेयर है, वह शेयर कितने ज़्यादा इस पर बढ़ोतरी हुई है। एक साल 150 था, दूसरे साल 500 हो गया, और तीसरे साल 1600 हो गया। तो हम इस पे व्यू बना सकते हैं कि हम इस पे इन्वेस्ट करें। अब बात आती है कि क्या हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने के पहले अब हमें यह देखना पड़ेगा कि पीई यदि बढ़ा है तो वह क्यों बढ़ा है, और ये पीई यदि कम है तो वह क्यों कम है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक कंपनी होती है लो ग्रोथ कंपनी, एक होती है हाई ग्रोथ कंपनी। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं कंपनी ए और कंपनी बी के हिसाब से। यदि हम कंपनी ए का बात करें तो उसका फर्स्ट ईयर ईपीएस जो था वह 100 था, दूसरे साल उसका ईपीएस 80 हो गया, और तीसरे साल हुआ उसका 60। यानी कि आप यहाँ स्पष्ट आपको दिख रहा होगा तो ईपीएस पे इस पर कमी आ रही है। ईपीएस इसके यानी ईपीएस का, जैसे मैंने आपको बताया, अर्निंग पर शेयर का जो रेशो है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। जबकि स्टॉक का यदि हम प्राइस की बात करें तो स्टॉक का प्राइस फर्स्ट साल 2000 का था, दूसरे साल था 1200 रुपये का, और तीसरे साल यानी तीसरे ईयर पे थर्ड ईयर पे 600 रुपया हो गया। अब यहाँ यह देखिए, अब यहाँ जो पीई है फर्स्ट साल होगा 20 का, सेकेंड ईयर हो जाएगा 15 का, और थर्ड ईयर हो जाएगा 10 का। अब आप इस एग्जाम्पल से यह नहीं अंदाज़ा लगाएंगे कि 10 का पी है, यानी स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है, हमें बाय कर लेना चाहिए। किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखें आप, जो फर्स्ट साल था उसका ईपीएस 100 का था, और सेकेंड साल हो गया 80 का, और थर्ड ईयर हो गया 60 का। यानी कि जो अर्निंग है कंपनी का वह धीरे धीरे कम हो रहा है। अर्निंग कम हो रही है, स्टॉक के प्राइस कम हो रहा है, तो इस हिसाब से यदि पीई कम है तो भी हम इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यह सब हमें सावधानियां रखनी पड़ती है। अब दूसरी कंपनी देखिए, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कंपनी बी का। इसका ईपीएस 10 का है,
फर्स्ट साल, सेकेंड साल इसका EPS 30 का हो जाता है और थर्ड ईयर इसका EPS 70 का हो जाता है। जहाँ तक स्टॉक की प्राइस की बात करें इस कंपनी का, तो फर्स्ट साल 100 का था, दूसरे साल 450 का हो गया और थर्ड ईयर वह 1400 रुपया हो गया। अब हम इसमें PE की बात करते हैं, तो PE यदि हम EPS और प्राइस के हिसाब से देखें तो इसका PE 10 का आएगा, दूसरे का PE 15 का आएगा और तीसरे का PE 20 का आएगा। यानी कि इसके EPS में यदि बढ़ोतरी हो रही है, स्टॉक पे बढ़ोतरी हो रही है, तो ऑटोमेटिक उसका PE बढ़ जाएगा। यानी कि हम देखिए, अब हम यह समझते हैं कि कंपनी का जो PE है वह लो क्यों होता है और हाई क्यों हो सकता है, इसके जो क्या क्या रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न लो का हम समझते हैं, यदि किसी कंपनी का PE लो है तो उसका फर्स्ट रीज़न हो सकता है स्टॉक अंडर वैल्यू है, यानी उसकी जो प्राइस है, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की जो वैल्यू के हिसाब से कम है, या ऐसा अधिकांश आपको ITC के स्टॉक पे अभी फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा रीज़न यह हो सकता है कि कंपनी को किसी कारण से घाटा हुआ है, या तो फिर पिछले साल की अपेक्षा कंपनी इस साल अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई है, इसके कारण उसका PE कम हुआ है। और तीसरा रीज़न यह हो सकता है कि जो इस पे इन्वेस्टर हैं या जो बायर हैं, यानी जो बाय कर रहे हैं स्टॉक को, वह यह समझ रहे हैं कि भविष्य में कंपनी का जो है ग्रोथ अच्छी नहीं रहने वाली या कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चलने वाला। ऐसा खासकर होता है ऑटो सेक्टर पे। आप देखें, ऑटो सेक्टर पे कभी कभी बहुत अच्छा आपको ग्रोथ दिखाई देता है और कभी कभी बहुत कम ग्रोथ दिखाई देता है। यही होता है फर्टिलाइज़र के स्टॉकों पे। तो कभी कभी देखिए, इनके यदि ग्रोथ अच्छा नहीं रहा या ग्रोथ अच्छा नहीं होने वाला है तो भी इनका PE रेशो कम हो जाता है। और यह तो मैंने बताया आपको लो PE का। अब हाई PE का समझिए। हाई PE का, यदि स्टॉक हाई PE है तो उसका मतलब यह भी हो सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यू है, यानी ओवरबॉट, जैसा हम कहते हैं RSI वगैरह के जो इंडिकेटर लगाते हैं उसमें ओवरबॉट मतलब कंपनी में बहुत ज़्यादा खरीदार हो गए, भले कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा किंतु उसको खरीदार इतने हो गए हैं। और कभी कभी ऐसा खासकर स्मॉल कैप कंपनी में होती है, स्टॉक भागते जाता है, हम उसको खरीदते जाते हैं और दूसरे लोग भी उसको देखकर खरीदते जाते हैं। हम उस आधार पे खरीदते हैं कि दूसरे लोग खरीद रहे हैं, स्टॉक भाग रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो हम इसमें खरीद लें। तो उसका रीज़न यह हो सकता है हाई PE का कि स्टॉक ओवर वैल्यू है। दूसरा रीज़न यह हो सकता है कि कंपनी को एकदम से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया, कहीं का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, जैसे रियल एस्टेट कंपनी है या कुछ उनको प्रोजेक्ट जैसे रोड बनाने, पुल पुलिया बनाने के बहुत बड़े प्रोजेक्ट इनको मिल जाते हैं, तो इनको एकदम से इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसके कारण इनके स्टॉक या PE में बढ़ोतरी हो जाती है। या तो फिर दूसरा यह रहता है कि लोगों को यह लगता है कि नहीं, इसका फ्यूचर अच्छा है, अभी अगर कंपनी थोड़ी स्लो भी चल रही है तो भविष्य में इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा चलने वाला है, भविष्य में इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, तो उसमें खरीदारी बढ़ जाती है और फिर उसका PE बढ़ जाता है। तो ऐसे लो ग्रोथ कंपनी यानी लो प्राइस PE और हाई प्राइस दोनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पे हमने सीखा कि PE रेशो होता कैसे है, PE रेशो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और PE रेशो के आधार पर हम गलत पोजीशन से कैसे बच सकते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है। कभी भी यदि PE रेशो आप निकाल रहे हैं तो उसी सेगमेंट की कंपनी से उसका कंपेयर करना चाहिए। PE कम या ज़्यादा क्यों है, इसके बारे में हमें देखना चाहिए। ग्रोथ स्थिर है या अस्थिर है, यह भी आपको देखना चाहिए। कंपनी की ग्रोथ यदि स्थिर है तो आपको उस PE के आधार पे उस पर यदि कम PE है या ज़्यादा PE है तो भी आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, रिलायंस हुआ, TCS हुआ, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, HDFC हुआ, इनका PE आपको कम में नहीं मिलने वाला, किंतु इनकी जो ग्रोथ है वह स्थिर है, इसलिए हम इस पर बाय की पोजीशन बना लेते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके आधार पे हम PE के आधार पे पोजीशन बना लेते हैं। और सिर्फ PE के आधार पे देखिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन से स्टॉक को बाय करें, कौन से स्टॉक को सेल करें, किस पे आप पोजीशन बनाएं। यहाँ सिर्फ यह में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि PE रेशो से आखिर हम कैसे अपना व्यू किसी स्टॉक के प्रति, इंडेक्स के प्रति बना सकते हैं। और PE रेशो एक अकेला मापदंड नहीं होता कि आप किसी स्टॉक पे उसकी पोजीशन उसके आधार पे बनाएं। PE रेशो के लिए आपको अलग से कुछ इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट की स्थिति को देखना पड़ेगा। इसके आधार पे आप अपनी पोजीशन बनाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, यह था PE रेशो के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके डाउट हैं उसके संबंध में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे हम ऐसे ही वीडियो आपको
उपलब्ध कराते रहें। कंटिन्यू हम कुछ आपको फंडामेंटल एनालिसिस, कुछ इंडिकेटर को लेकर वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप चाहें तो इन वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो प्रॉफिट का ग्रोथ है उसको आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।